यूवेइटिस का जो शिकार होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अपनी विजन लॉस कर देता है जी, वो यूवेइटिस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये आगे जाके सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और पर्दे का उखड़ जाना अपनी जगह से, नस का ख़राब हो जाना, बिल्कुल बिनाई का ख़त्म हो जाना। ये इसके सारे इवेंचुअल इफ़ेक्ट्स हैं। तो कुछ ऐसा भी है कि सफ़ेद मोतिया किसी को होता है वो काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाए उसका अगर बर वक्त इलाज ना किया? जी बिल्कुल। अगर सफ़ेद मोतिया जो कुदरती लेंस है वो यूं हार्ड होता है तो वो स्वेल अप होना शुरू हो जाता है। तो व्हेन इट स्वेल्स अप तो वो आंख के अंदर की जगह स्पेस को कम करना शुरू कर देता है एंड इट कैन लीड टू ग्लाकोमा। आंखों का प्रेशर वो बढ़ सकता है उससे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी बात में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ैन खान। नाज़रीन, आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं और अक्सर औक़ात आँखों को हमारी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, हम उनको नोटिस नहीं करते और बहुत सारी ऐसी छोटी बीमारियां हैं कि जो आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सुहेब मलिक साहब। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे और आजकल जो स्मॉग का इशू है उसका हमारी आंखों पे क्या असर पड़ता है और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट, अमेरिका से यूवेइटिस स्पेशलिस्ट हैं और पाकिस्तान से भी तालीम हासिल कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। इनसे बात करते हैं और आज इनसे जानते हैं कि हमें क्या क्या ऐसी तदाबीर हैं जो करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें रुकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू ज़ैन। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो बताइए, यूवेइटिस स्पेशलिस्ट हैं आप, यूवेइटिस आँख का कौन सा हिस्सा है, किस हिस्से से डील करते हैं? ज़ैन भाई, जिस तरह जोड़ों के दर्द को हम आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों की सोजिश को हम आर्थराइटिस कहते हैं, जिगर की सोजिश को हम हेपेटाइटिस कहते हैं, इसी तरह जो आँखों की अंदरूनी सोजिश है उसको यूवेइटिस का नाम दिया जाता है। ये आँखों की अंदरूनी सोजिश होती है, ये इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिजीज़ या और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सोजिश क्रिएट होती है। और मैं आई हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द US और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट फॉर्मली ट्रेंड यूवेइटिस स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो like I'm getting patients from all over Pakistan right now, especially for uveitis because it is a sort of a poorly understood disease. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक डायलेमा कंसिडर की जाती है डिजीज। अच्छा, तो मतलब यूवेइटिस का जो शिकार होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अपनी विजन लॉस कर देता है? जी, वो यूवेइटिस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये आगे जाके सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और पर्दे का उखड़ जाना अपनी जगह से, नस का ख़राब हो जाना, बिल्कुल बिनाई का ख़त्म हो जाना। ये इसके सारे इवेंचुअल इफ़ेक्ट्स हैं। बट इनिशियली जब कोई पेशेंट होता है जिसको यूवेइटिस होता है तो वो पेशेंट आँखों की रेडनेस फील करता है, आँखों में जलन फील करता है। अच्छा, उसके सिम्टम्स में ये है कि आँखों में जलन फील हो सकती है जी, या फिर आँखें रेड हो सकती हैं। और इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है, किसी की आंखें लाल हो, खुद अपने टोटके या फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशन जाके उनको कह दिया कि जी, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह नई टाइम पे मेडिकेशन हुई, डिस्पेंसरी से जाके कोई भी आम सी मेडिसिन ले ली और वो लाइक डिजीज़ प्रोसेस इतना एडवांस हो चुका होता है कि तब विजुअल रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो पेशेंट्स जो होते हैं दे शुड लुक फॉर रेडनेस ऑफ द आइज़, आँखों की सोजिश, लाल हैं आँखें और लाइट का बहुत ज़्यादा चुभना या फिर फ्लोटर्स नज़र आना आँखों में या चमकारे जिनको फ्लैशेस कहते हैं। ये सारी चीज़ें पीपल शुड बी विजिलेंट टुवर्ड्स दीज सिम्टम्स। ये सिम्टम्स हों तो फ़ौरन किसी भी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जी, डेफिनेटली। सही। अच्छा सर, आजकल स्मॉग का जो है बड़ा इशू हुआ है और आँखों पे उसका काफ़ी असर होता है, उससे भी जलन होती है लोगों को। उससे किस तरह बचा जा सकता है? ये स्मॉग के पीछे क्या एक साइंस है अगर आपको समझ आए? जी, स्मॉग बेसिकली अर्ली 1900 में जब कोल बहुत ज़्यादा बर्न होता था तो तब स्मोक और फॉग मिलके स्मॉग बन जाते थे। लेकिन आजकल कोल इज़ नॉट द कॉज। आजकल नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये मिल के जो सॉर्ट ऑफ मेक अ सस्पेंडेड ओजोन लेयर नीचे के लेवल पे। तो वो इरिटेट करती है ना सिर्फ आँखों को बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को, नाक में आँखों में जलन होना, आँखों में ख़ारिश, नाक की इरिटेशन, खांसी, गले की खराश फील होना। अच्छा, इसमें जो ससेप्टेबल एज ग्रुप्स हैं वो यंग बच्चे हो गए, ओल्ड एज पीपल, द एल्डरली, और इसके अलावा
ऐसे लोग जिनको दमे का या जो एलर्जिक लोग हैं वो दे आर वेरी प्रोन टू द इफेक्ट्स ऑफ स्मॉग। लाहौर अनफॉर्चुनेटली लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से लाहौर रैंक द वर्स्ट इन 2016 और अभी भी क्वालिटी इंडेक्स कोई लाहौर का बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट्स दे फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनको सांस जल्दी चढ़ जाता है, गले की खराश हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आंखों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, आंखों की सोजिश हो जाती है। तो मैं ना सिर्फ आंखों की ट्रीटमेंट का बल्कि मैं एक जनरली सबको स्मोक की ट्रीटमेंट बताता हूँ कि ना सिर्फ आप आंखों में आर्टिफिशियल टीयर्स लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि एक्सपोजर आपका जब बाहर स्मॉग डेज आते हैं तो तब कम हो। स्टर्नस एक्सरसाइज कम करें, जितना ज़्यादा ब्रीथ करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। कुछ लोग इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एक्सरसाइज अपनी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। वो उसमें यह है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज को कम कर दें, क्योंकि सुबह के वक्त हवा यूजुअली रुकी होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सस्पेंडेड होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ डे वो कुछ बेहतर हो जाते हैं और आप शाम के वक्त कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोशिश करें इंडोर करें काम। अगर इफ़ यू आर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गाड़ी की, कीप द विंडोज़ रोल्ड अप। और इसके साथ साथ अपनी डाइट आप अच्छी रखें। डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं आप, विटामिन ए रिच फूड्स हैं जो होल लिस्ट जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ ये कि अक्सर मैंने देखा है कि जो बाइकर हजरात होते हैं या पीपल हु आर एक्सपोज जो बाहर हैं वो उन्होंने एक सर्जिकल मास्क पहना होता है। सर्जिकल मास्क बेसिकली डॉक्टर की ब्रेथ के जो जर्म्स होते हैं ना उसको बचाता है, पेशेंट को बचाता है उससे, ये खुद हिफाजत के लिए नहीं होता। तो ख़ास मास्क होते हैं जिनके अंदर एब्जॉर्बेंट चारकोल होता है, वो N95 और N99 मास्क होते हैं तो वो यूज़ करने चाहिए। वो एक आम बंदा उसको कैसे उस तक एक्सेस हो सकती है, कैसे खरीद सकती है? वो मुझे पाकिस्तान में तो उसका नहीं पता, जो सही बात है कि कहाँ पर हाउ आर दे अवेलेबल। यूएस में तो दे वुड इजीली अवेलेबल एट फार्मेसीज एंड एवरीथिंग, बट आई एम श्योर यहाँ पर मिल जाएगा। आई वुड प्रोवाइड यू नेसेसरी। लोग आगे आपसे ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, कुछ बड़ी आम सी बीमारियां होती हैं जो आगे जाके बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे हमने आँखों के लाल होने की बात की, इसी तरह से सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया एक ऐसी आँख की बीमारी है कि जो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। तो आप बताएंगे क्योंकि आपके पास बहुत लोग आते हैं, तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसको ओवरऑल रोकने के लिए क्या रोकथाम की जा सकती है और इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जो सफ़ेद मोतिया है उसके वो एक किस्म का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। वो हर इंसान को इवेंचुअली सफ़ेद मोतिया डेवलप होना ही होना है। किसी को 40s में हो जाएगा, कोई 80s तक चला जाएगा, दोनों आंखों में वो डेवलप हो गई होगा। सफ़ेद मोतिया के लिए आजकल बहुत एडवांस सर्जरीज हैं, लेज़र के थ्रू माइक्रो इंसिजन के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं। और उसकी जगह एक मसनूई लेंस रखा जाता है और इट हैज़ एक्सीलेंट रिजल्ट्स, 100% विजन रेस्टोरेशन हो जाती है। सेकेंडली काला मोतिया है। काला मोतिया आँख के प्रेशर के बढ़ने को कहते हैं। उसकी बहुत देयर इज़ अ वाइड एरे ऑफ प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से ये कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से काला मोतिया इंसान को आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा सर, ये आँख के प्रेशर की एक टर्म यूज़ की जाती है, ये प्रेशर एक्चुअली क्या है? प्रेशर आँखों के अंदर कुछ एक फ्लूइड होता है, दैट इज़ द एक्वस ह्यूमर जिसको हम कहते हैं। वो एक पार्ट ऑफ द आई दैट इज़ द सिलियरी एपिथेलियम, वो फ्लूइड उसको बनाती है और वो आँखों के अंदर सर्कुलेट करके फिर एक तरफ से आता है और एक जगह से वो सिक्रीट हो जाता है। तो या बनना ज़्यादा हो जाए या फिर सिक्रीशन कम हो जाए तो इवेंचुअली आँख के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, और दिस लीड्स टू ग्लोकोमा। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि सफ़ेद मोतिया किसी को होता है वो काले मोतिया में कन्वर्ट हो जाए उसका अगर बर वक्त इलाज ना किया? जी बिल्कुल। अगर सफ़ेद मोतिया जो कुदरती लेंस है वो यूं हार्ड होता है तो वो स्वेल अप होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो व्हेन इट स्वेल्स अप तो वो आँख के अंदर की जगह स्पेस को कम करना शुरू कर देता है एंड इट कैन लीड टू ग्लोकोमा। आँखों का प्रेशर वो बढ़ सकता है तो सर इस पे रोकथाम इसकी क्या हो सकती है एक पेशेंट के एंड पे, जो एक आम आदमी देख रहा है, वो इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या कर सकता है? कैटरेक्ट का तो कोई साइंटिफिकली प्रूवन तरीका नहीं है। इफ़ इट हैज़ टू डेवलप इट विल डेवलप, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से ये हो सकता है कि उसकी एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है कि एंटीऑक्सीडेंट लेने से वो प्रोग्रेशन उसकी स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग माइट एक्सेलरेट कैटरेक्ट फॉर्मेशन, स्मोकिंग से वो बढ़ सकता है। इसी तरह जो काला मोतिया है वो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो रेगुलरली अपना
काले मोती के लिए प्रेशर चेक करवाते हैं। जेनेटिक भी होता है जी बिल्कुल जेनेटिक, लेकिन जो जेनेटिक होता है उसकी जो प्योरली जेनेटिक है वो बच्चों में प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन यूजुअली ये एडल्ट्स की डिजीज़ है। काला मोतिया ज़्यादातर एडल्ट्स में आपको मिलेगा। उसके हैं कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस हैं, बट प्योरली ये जेनेटिक नहीं है। और भी फैक्टर्स में जो जेनेटिक होता है वो यूजुअली सिर्फ बच्चों में होता है और अर्ली ऑनसेट है। अच्छा, कमिंग टू शुगर, काफ़ी लोगों को शुगर होने की वजह से बहुत तेज़ी से मैंने लोगों की नज़र जो है वो कम होते देखी है। उसको शुगर से क्या रिलेट करती है आई साइट का, अगर एक आम इंसान को बताया जाए तो आँखों की नज़र का ताल्लुक शुगर से क्या है और ये क्यों कम होती है? शुगर बेसिकली खून की नालियों की बीमारी है, और शुगर से खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और आँख का पर्दा इंतहाई सेंसिटिव है, बहुत छोटी छोटी उसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं जो कि बहुत अर्ली उसमें डैमेज कर सकती हैं। अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो उसका एवरी ईयर उसकी आँखों के पर्दे का मुआयना होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जब नज़र का गिरना नोट करता है जो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इफ़ इट्स डिक्रीजिंग, तो वो एट टाइम्स जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो तब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी होता है फॉर पेशेंट्स। तो जिस को शुगर 3-4 साल से ज़्यादा हो चुकी है या 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनको अपना रेगुलर आई एग्ज़ाम करवाना चाहिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर के बारे में भी हमारी यही रिकमेंडेशन है। सही, मतलब जो ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज़ हैं उनको अपनी आंखों का मुआयना रेगुलर बेसिस पे थोड़े अरसे बाद उनको अपनी आंखों के पर्दे जो रेटिना होता है उसका मुआयना हर 6 months to 1 year के बाद रेगुलरली करवाना चाहिए। कम से कम हर साल के बाद तो लाजमी करवाना चाहिए एज अ मिनिमम। और कमिंग टू कॉमन मैन, उसको इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपनी आँखों का क्या ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, और साथ साथ कितने अरसे बाद एक रेगुलर जो चेकअप है एक एहतियाती तदबीर के तौर पर करवाना चाहिए? देखिए, वैसे तो जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि एवरी चाइल्ड शुड हैव एन आई चेकअप बाय द एज ऑफ 3 years। अच्छा, 3 साल की उम्र से नो मैटर सही मेल फीमेल जो भी, हर बच्चे को जैसी उसकी 3 साल की उम्र हो तो उस बच्चे का आई एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं स्टार्टअप बता रहा हूँ। वो वजह यह है कि एक बच्चे जिसकी नज़र ख़राब है तो बच्चे को तो नहीं पता उसकी नज़र ख़राब है, उसके लिए क्या बेंचमार्क है कि उसकी नज़र ख़राब है। उसने अगर एक धुंधली तस्वीर देखी है तो फॉर द चाइल्ड इट इज़ नॉर्मल। तो इनिशियली आई एग्ज़ाम उस वक्त होना चाहिए। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं 25 साल उम्र है, वो आते हैं कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है हमारी नज़र ख़राब है, एक आंख में देयर इज़ नो विजन, वो एक आंख से गुजारा करें बिकॉज फॉर देम इट्स नॉर्मल। उन्होंने तो पैदाइशी वही चीज़ देखी। सेकेंडली हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हमें अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना चाहिए, मतलब है कि आउटडोर फूड और जिस तरह होते हैं वो थोड़ा सा एक तो कम करना चाहिए। सेकेंडली बच्चों में आजकल एक चीज़ बहुत कॉमनली मैंने देखी है, वो ये है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नॉट जस्ट कार्टून्स बल्कि ये ऑब्वियसली कार्टून्स एंड दैट टू ऑन अ टैबलेट और ऑन अ फ़ोन। टीवी तो आजकल बहुत पीछे चला गया बच्चों के लिए। पेरेंट्स जो हैं वो तो कोशिश करते हैं कि बच्चा स्क्रीन पे बड़ा इंगेज रहे ताकि उनकी जान छूटी रहे, वो अपने काम करते रहे। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है इन माय ओपिनियन। देखें, इसमें 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। इफ़ द चाइल्ड इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, उसमें एक तो इम्प्लिकेशन है विजुअल इम्प्लिकेशन, बच्चे की नज़र पे उसका असर पड़ सकता है। सेकेंडली उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन है कि बच्चे की स्पीच डिले हो सकती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम। जो एडल्ट्स हैं जब व्हेनेवर दे यूज़ देयर स्क्रीन्स या ऐसे कुछ ऑफिस वर्क है और लैपटॉप और बहुत ज़्यादा वो चीज़ यूज़ करना या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई चीज़ करनी है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ द 20 रूल कि आफ्टर एवरी 20 minutes ऑफ वर्क यू शुड लुक एट समथिंग दैट इज़ 20 feet अवे फॉर 20 seconds, ताकि आंखें आपकी रिलैक्स हो जाए। अच्छा, एक आंखों की एक्सरसाइज हो जाए जी, सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन से जो आप देख रहे हैं उससे थोड़ा हट जाए जी। और हालांकि कमिंग टू दैट पॉइंट जो अभी हमने जिक्र किया कि जी इससे हमारी कम्युनिकेशन में भी इश्यूज आ सकते हैं स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की। हालांकि लोग समझते हैं कि इससे क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है बच्चों की, बच्चे नई नई क्रिएटिव चीज़ें देखते हैं। तो ये तो आज आपने बड़ी नई बात बता दी हमारे व्यूअर। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक जहर जो है वो एक दवाई है, डोज ज़्यादा हो गई तो वो जहर है। तो स्क्रीन को भी लिमिटेड रखें और कम्युनिकेशन गैप ताकि ना आ सके आपके और बच्चों की तरह। तो ये थी जी आज की ज़रूरी बातें जो हमने आपसे गुफ्तगू की। उम्मीद है कि
आप हमें आइंदा भी टाइम देते रहेंगे जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आई वुड बी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे से मौजूद थे जनाब डॉक्टर सुहेब साहब, जिन्होंने बहुत मुफीद ऐसी बातें बताई कि जिनका हमें नहीं पता था। आँखों की बहुत सी आम ऐसी बीमारियां हैं कि जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, जैसे आँखों का लाल होना एक आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमें उन सारी एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए जिनका जिक्र हमारे साथ डॉक्टर साहब ने किया। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।